नमस्कार दोस्तों। आधुनिक भारत का इतिहास में भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन को आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके पहले पुर्तगाली, डच और अंग्रेजों को काफी अच्छे से हम लोगों ने कवर किया है। अब इस वीडियो में डेन्स, फ्रांसीसी और स्वीडिश को काफी अच्छे से कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ भारत में आने वाले जितने भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां हैं उनका स्थापना क्रम और आने का जो क्रम है इसका मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप कुछ ही सेकेंड में इन्हें काफी अच्छे से याद कर सकते हैं। इसी के साथ ही भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लें डेन्स, डेनमार्क या फिर डेनिस की। तो भारत में अंग्रेजों के बाद डेन्स आए। 1616 में डेनमार्क की सरकार ने डेन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और ये जो डेन ईस्ट इंडिया कंपनी है एक सरकारी कंपनी थी। यहां पे मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं। फैक्ट ये है कि भारत में आने वाले जितने भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां हैं उसमें से अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ दें तो ये सभी कंपनियां सरकार नियंत्रित कंपनी थी, यानी कि सरकारी कंपनी थी। बात करें पुर्तगालियों की तो ये भी एक सरकारी कंपनी थी। डचों की एक ज्वाइंट कंपनी थी जिसमें 17 जेंटलमैन हुआ करते थे। इसके बाद अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि कुछ शेयर धारकों को मिलाकर के बनी थी, जिसमें महारानी एलिजाबेथ का भी एक शेयर था। इसके बाद डेन्स की डेन ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक सरकारी कंपनी थी और आगे फ्रांसीसियों की भी जो कंपनी थी वो भी एक सरकारी कंपनी थी। यही कारण है कि भारत में ज़्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को छोड़ करके जितने भी भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी इनके पिछड़ने का एक प्रमुख कारण उनका सरकार नियंत्रित होना था, यानी कि सरकारी कंपनी होना था। क्योंकि ये कंपनियां भारत में व्यापार से संबंधित सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाती थी। ये फैसले के लिए अपनी मातृ देश पर और या फिर उस सरकार पे डिपेंड करती थी, जिसके कारण फैसले लेने में बहुत ज़्यादा विलंब हो जाता था। यही कारण है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जितने भी प्रतिद्वंदी थी कंपनियां वे उतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाई जितना कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त किया और बहुत ही कम समय में ये कंपनियां अपने आप को भारत में सिमेट लेती हैं और आगे चल के कुछ कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को बेच करके चली जाती हैं। लेकिन वहीं बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी की तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी और भारत में व्यापार से संबंधित जो भी फैसले होते थे ये कंपनी तुरंत लेती थी और कोई भी विलंब नहीं करती थी। यही कारण है कि आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कितना आगे निकल जाती है और न केवल भारत में व्यापार से संबंधित बल्कि भारत की राजनीति में भी हस्तक्षेप करती है। यही कारण होता है इसकी सफलता का। भारत में बहुत सारे इतिहासकार इनकी सफलता का एक प्रमुख कारण ये मानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी। तो वहीं दूसरी तरफ बाकी अन्य सभी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का विफल होने का एक प्रमुख कारण ये था कि वे सभी सरकार नियंत्रित कंपनी थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डेन ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक सरकारी कंपनी थी। आगे आप देखेंगे कि 1845 तक डेन ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सारी फैक्ट्रियों को अंग्रेजों को बेच करके भारत से वो अपने आप को सिमेट लेती है और वो यहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद भारत में डेन्स की पहली फैक्ट्री 1620 में ट्रायम्बकोर जो कि वर्तमान तमिलनाडु में है वहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। आगे कालक्रम में इन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रियाँ स्थापित की जिसमें मुसलीपट्टनम आंध्र प्रदेश, कासिम बाजार बंगाल और श्री रामपुर ये भी बंगाल में पड़ता है, यहाँ पे इन्होंने आगे अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। डेन्स जो थे इनका मुख्य ध्यान जो था वह दक्षिण पूर्वी एशिया पर था, न कि भारत में। भारत में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और वो भूमिका थी ईसाई मिशनरी शिक्षा को बढ़ावा देना और इस काम को इन्होंने विशेष रूप से श्री रामपुर में इन्होंने संपन्न किया था। आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1845 में ही डेन्स की जो कंपनियां थी इन्होंने अपनी सभी व्यापारिक कंपनियों को अंग्रेजों को बेच दिया और इसी के साथ डेन्स अपने आप को भारत से सिमेट लेते हैं और वो यहाँ से वापस चले जाते हैं। इसके बाद अब बात करें फ्रांसीसियों की तो लुई 14वें के काल में उसके जो वित्त मंत्री थे कोलबर्ट, इन्होंने 1664 में एक कंपनी का गठन किया जिसे कंपेन डेस इंडेस ओरिएंटेलिस यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। फ्रांसीसियों का पहला व्यापारिक दल फ्रांसिस कैरी या फिर कारो, देखिए आपको यहाँ पे दो नाम देखने को मिलेंगे, कई जगह फ्रांसिस कारो है और कई जगह फ्रांसिस कैरी है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों ही सही है। फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में भारत आया था और इसी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई थी और यहाँ काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने व्यापार किया था। इसके बाद फ्रांसीसी कंपनी भी एक सरकारी कंपनी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी भी एक सरकारी कंपनी थी जिसमें एक गवर्नर तथा 4 अन्य मुख्य अधिकारी थे।
गवर्नर सबसे बड़ा अधिकारी था जिसे युद्ध, संधि एवं विस्तार आदि के मुख्य अधिकार दिए गए थे, यानी कि गवर्नर को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे। इसके बाद भारत में अगर हम बात करें फ्रांसीसी फैक्ट्री की, तो इनकी सबसे पहली जो फैक्ट्री थी वो थी सूरत में, औरंगजेब के समय में स्थापित हुई थी 1668 में। इसके बाद मुसलीपट्टनम में 1669 में और पुछुनछेरी 1673 में। देखिए ये जो पुछुनछेरी गांव है, इस गांव को एक स्थानीय शासक शेर खां लोदी ने फ्रेंच कंपनी को प्रदान किया था। बाद में यही पुछुनछेरी गांव पांडिचेरी बना था। इसके बाद बात करें मद्रास में, तो फ्रांसीसियों ने भी यहां किलाबंदी की थी जिसे फोर्ट सेंट डेविड कहा गया था। देखिए ये आप याद रखिएगा कि फ्रांसीसियों ने जो मद्रास में किलाबंदी की थी उसे उन्होंने क्या नाम दिया गया था, और ये कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछता है, जिसे नाम दिया फोर्ट सेंट डेविड। और यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपको और बता दूं, मद्रास का जो वास्तविक संस्थापक था वो था फ्रांसिस डे, उसका नाम था फ्रांसिस डे। इसे भी आप जरा याद रखिएगा। इसके बाद फ्रांसीसियों ने बंगाल में चंद्रनगर में प्रसिद्ध फैक्ट्री की स्थापना की और यहाँ पर एक किले का निर्माण करवाया जिसका नाम था फोर्ट अंग्रियंस, इसका इन्होंने नाम रखा था। इसके बाद अब बात करें हम लोग फ्रांसीसियों के महत्वपूर्ण गवर्नर की, तो इसमें लीनो, ड्यूमा, डुप्ले और गोडेहू थे। डुप्ले जो है काफ़ी महत्वपूर्ण फ्रांसीसी गवर्नर थे। ये जो कर्नाटक युद्ध हुआ था पहला और दूसरा, उसमें आप देखेंगे तो डुप्ले ही नेतृत्व कर रहे थे पहले में, और उन्होंने कर्नाटक में विजय भी हासिल की पहले कर्नाटक युद्ध में। दूसरे में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में डुप्ले ने ही नेतृत्व किया था, बाद में फ्रांस की सरकार ने इन्हें बुला लिया और गोडेहू को वो गवर्नर बना करके भेजती है। और जब गोडेहू आते हैं तो ये अंग्रेजों के साथ जो है पांडिचेरी की संधि करते हैं। इसी के साथ ही जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद सबसे अंत में जो व्यापारिक कंपनियां थी वो थी स्वीडिश थी, जो कि 1731 में भारत में आई थी। इसके बाद अब ये जितने भी व्यापारिक कंपनियां हैं उसका मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। इस ट्रिक के माध्यम से आप कुछ ही सेकंड में इन सभी कंपनियों के स्थापना क्रम और इनके आने के क्रम को आप याद रख सकते हैं। और ट्रिक ये है कि बाप और बेटे दो लोग होते हैं। बेटा जो होता है बाप से पूड़ी, अंडा और फिश मांगता है। बाप कहता है या तो अंडा खाओ या तो फिश खाओ। इसी बात को लेकर के पुत्र अड़ जाता है और बाप इस मामले को लेकर के फंस जाता है। तो यही हमारा ट्रिक है, आने का जो क्रम है उसका ट्रिक है पूड़ी, अंडा, फिश। यहाँ पे पू का मतलब है पुर्तगाली, डी का मतलब है डच, अंग का मतलब है अंग्रेज, डा का मतलब है डेंस, फी का मतलब है फ्रांसीसी और स का मतलब है स्वीडिश, यानी कि पूड़ी, अंडा, फिश। वहीं स्थापना क्रम अगर हम देखें तो पुत्र अड़ा डैड फंसा, तो इसका यहाँ पे पुत्र का मतलब है पुर्तगाली 1498 में, अंग्रेज अ का मतलब है अंग्रेज 1600 में, डा का मतलब है डच 1602 में, डैड का मतलब है डेनिस 1616 में, और फ का मतलब है फ्रांसीसी 1664 में, और सा का मतलब है स्वीडिश 1731 में। इस तरह से भारत में आने वाले जितने भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां हैं, आप इन दोनों ट्रिक के माध्यम से इन्हें याद रख सकते हैं। और परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये ध्यान रखिएगा। कई बार इनका क्रम देता है, कई बार स्थापना क्रम देता है और वहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होता है, जिसके कारण हम परीक्षा में प्रश्न को गलत कर देते हैं। इसलिए बहुत ही बारीकी से इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा और हो सके तो कई बार आप इसे लिख करके प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। इस तरह से भारत में आने वाले जितने भी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां थी उसे मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है और काफ़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी परीक्षा के नज़रिए से उसे एक जगह सिमट करके आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।